Hello to all our dear students. Today is 17th of July and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. तो आज हम जानेंगे हमें कौन से मुद्दे पर डिस्कशन करना है। तो बेसिकली आपका 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू के। पहला आर्टिकल बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ बिग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, यानी कि राइटर यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से कुछ इंडस्ट्रीज का डोमिनेशन हमें देखने को मिलता है एंड इसके क्या कारण है एंड इसका क्या इम्पैक्ट हमारे देश पर होता है एंड हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर होता है और इसका क्या सॉल्यूशन है उससे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल होगा आपका। दूसरा जो आर्टिकल है आपका इंडिया फ्रांस रिलेशन से रिलेटेड है। आपको ही पता है प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली फ्रांस की यात्रा पर थे और वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स का साइन हुआ है। तो हम देखेंगे कि किन एग्रीमेंट्स का साइन हुआ है और भारत के लिए क्या रेलेवेंस है उन एग्रीमेंट्स का। और इतना ही नहीं, ये सारे एग्रीमेंट्स एंड जो आपका स्वागत किया गया प्राइम मिनिस्टर का वो इंडिकेट करता है कि किस प्रकार से इंडिया और फ्रांस का रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और इसी मजबूती के साथ रिलेशंस को और आगे बढ़ाने के लिए हॉराइजन 2047 रोड मैप भी प्रिपेयर किया गया है। उस रोड मैप में किन किन मुद्दे पर डिस्कशन होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ से निकल कर आएंगे, तो आपको बने रहना है हमारे साथ। तीसरा जो आर्टिकल होगा वो होगा आपका फ्लडिंग से रिलेटेड, यानी कि जो आपका फ्लडिंग जैसी सिचुएशन अभी मानसून के सीजन में बन रही है। तो आखिरकार फ्लडिंग जाहिर सी बात है आपका एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, क्या कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं ताकि फ्लडिंग के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करा जा सके। मैंने आपको बार बार बताया है कि जो फ्लडिंग जैसी घटनाएं हैं या फिर जो आपको नेचुरल डिजास्टर आती हैं तो उसको रोका नहीं जा सकता। तो उसका क्या एक सॉल्यूशन निकल कर आता है कि उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। तो हम उस आर्टिकल में देखेंगे कि किस प्रकार से जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द स्टेट वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फ्लडिंग ऑन अर्बन एरियाज और द एसोसिएटेड अफेक्टेड रीजन। तो इन 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर हमें आज डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन। The first article deals with centralization of industries, concentration of industries, and the topic will be covered under GS paper 3 और ये आपका टॉपिक यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं शॉर्ट नोट के माध्यम से, उसके बाद चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द शॉर्ट नोट। तो आप देखो कंटेक्स्ट क्या है। राइजिंग इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन एंड इट्स काउजेस एंड इम्पैक्ट। तो बेसिकली जैसे आपने सुना होगा हिंडरबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी जिसमें जो अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है उसको क्रिटिसाइज किया गया था, है ना, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो बिकॉज ऑफ दैट क्रिटिसिज्म जो टॉप बिग इंडियन बिजनेसेस हैं वो ग्रो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट्स बल्कि वेरियस सेक्टर्स में वो एक्सपेंड भी कर रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गया, ठीक है, या फिर मीडिया सेक्टर्स में आप देख रहे हो जिस प्रकार से आपका एक्विजिशन हुआ एनडीटीवी का बाय द अडानी ग्रुप। तो जो आपका बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो एक्सपेंड कर रहे हैं एंड इतना ही नहीं, नए नए डायमेंशंस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे आपका अपार्ट फ्रॉम टेलीकॉम एंड रिटेल ट्रेड जो आप देखते हो कुछ इंडस्ट्रीज का डोमिनेशन होता है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस में भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो आ रही है। तो राइटर वही बात पूछते हैं कि इसका मतलब क्या हम ये कहें कि इंडिया की जो बड़ी बिजनेसेस है वो थ्राइव कर रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रही है। तो राइटर का कहना है कि नहीं, सारी बड़ी बिजनेसेस या फिर सारे इंडस्ट्रीज थ्राइव नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, है ना, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं या फिर वैसे इंडस्ट्री जो इनफॉर्मल सेक्टर में
होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं रहता है, वो अभी भी कोविड-19 के इम्पैक्ट से ग्रसित है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन की कमी आई, प्रोडक्टिविटी की कमी आई, इनफैक्ट बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी बंद हो गए। तो वही बात राइटर बोल रहे हैं कि कुछ ही गिने चुने बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, नॉट ऑल द बिजनेसेस। तो राइटर इसी पॉइंट को रेज करते हैं कि दैट इंडिकेट्स एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन, कि जब कुछ ही इंडस्ट्रीज जो काफ़ी बड़ी होती है, जिनके पास मनी पावर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके पास कस्टमर बेस काफ़ी ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंसेस होता है, तो वो जब डोमिनेट करने लगती हैं किसी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में या फिर किसी देश की इकोनॉमी में, तो उसे हम इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है। और राइटर उसके लिए एक पॉइंट भी देते हैं, मतलब एविडेंस के रूप में, कि जो आपका शेयर है एसेट्स का नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत ऑन्ड बाय द बिग 5 बिजनेस ग्रुप, वो आपका 1991 में 10% था, जो बढ़कर 18% 2021 में हो गई। एंड अदर जो नेक्स्ट 5 बड़े बिजनेस ग्रुप के शेयर हैं वो फॉल किए फ्रॉम 18% टू लेस देन 9%। तो क्या इंडिकेशन है इसका, मतलब कि जो टॉप बिग 5 बिजनेस ग्रुप है उनकी जो पकड़ है, उनकी जो एसेट की वैल्यूएशन है, शेयर है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एंड अदर इंडस्ट्रीज की कमी देखने को मिली है। तो ये राइटर पॉइंट रेज कर रहे हैं। और राइटर ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये आपके कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिल रही है या फिर इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन हमें देखने को मिल रहा है, इसके कारण कहीं ना कहीं जो स्टेट की ऑटोनॉमी है, स्टेट की इंडिपेंडेंसी है टू टेक डिसीजन, टू मेक पॉलिसी रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर, रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आई हैं। यानी कि यूं कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट सबकी जो पॉलिसीज है वो भी कहीं ना कहीं इन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसेस से प्रभावित होती है। ठीक है। अब कैसे ये आपका जो प्रभावित हमें देखने को मिलता है, तो आप समझो, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये जो बड़ी बिजनेसेस है इनके पास मार्केट पावर होती है। मार्केट पावर कैसे, तो इनके पास पैसे हैं, इनके पास कस्टमर बेस है, इनके पास गवर्नमेंट फेवर है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो फेवर करती है, गवर्नमेंट जो है इनके अनुसार मतलब इनसे राय लेती है पॉलिसी बनाने में, तो ये सब है। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी होती है। तो इन सब सुविधाएं होने के बाद क्या होता है कि जो कंपटीशन का माहौल होता है वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है। कंपटीशन का माहौल कैसे ब्रेक डाउन होता है, जैसे मैं एक बिजनेस ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है, और मेरे सामने लेट्स से कि कोई बड़ी कॉरपोरेट है, वो भी उसी सेक्टर में एक बिजनेस ओपन करना चाहती है। तो वो जो आपकी बड़ी कंपनी है उनके पास सब कुछ है, पैसा है, कस्टमर्स है, गवर्नमेंट फेवर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारे पास ले देकर कुछ ही पैसे होंगे, इन्वेस्टमेंट्स होंगे। तो जाहिर सी बात है सक्सेस होने के चांसेस या फिर डोमिनेट होने के चांसेस इस बड़ी कंपनी के पास होगी रेदर देन मी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि पहले आप देखो इंडिया में टेलीकॉम जो सेक्टर हुआ करता था उसमें बहुत सारे प्लेयर्स थे। आपको भी याद होगा यूनिनोड, एसटेल, ये सब सिम हुआ करते थे, टाटा डोकोमो और भी बहुत सारी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हुए करते थे। लेकिन आज आप देखो कि टेलीकॉम सेक्टर में कंसंट्रेशन मात्र 3 बड़ी कंपनीज का हो गया है, एयरटेल, जियो, वोडा एंड आइडिया। तो वोडा आइडिया तो पहले अलग होती थी, ये मर्ज हो चुकी है बिकॉज इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रभाव आ रहा था, इसलिए ये मर्ज हो गई। तो वही बात बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन बड़े बिजनेसेस का जो डोमिनेशन होता है वो कंपटीशन को ब्रेक डाउन कर जाता है। तो ऐसे में क्या होगी कि छोटे छोटे एमएसएमईज हैं या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ग्रो होने में, उनको compete करने में दिक्कतें आएंगी। ठीक है। और इतना ही नहीं, लेट्स से कि कोई कंपनी ग्रो भी करती है
तो फिर उनको भी ग्रो करने में दिक्कत आएगी, बिकॉज ये कॉस्ट और प्राइसेस को मैनिपुलेशन करके मार्केट को अपने अकॉर्डिंग कैप्चर कर सकती है। जैसे एक एग्जांपल रेलेवेंस के हिसाब से देता हूँ कि एक समय था जब आपका जो डाटा था वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हुआ करता था, लेकिन आफ्टर द कमिंग ऑफ जियो, है ना, डाटा कितनी ज़्यादा सस्ता हो गई एंड नाउ द मार्केट हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय दीज बिग कंपनीज। अब कोई भी नई कंपनी आएगी तो जाहिर सी बात है उनको भी इन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो वो compete नहीं कर पाएंगी, वो बेसिकली बाहर हो जाएंगी बिजनेस से। तो ये एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपका जो फेसबुक कंपनी है ना, उन्होंने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को अपने कंट्रोल में ले लिया। आपको पता होना चाहिए कि जो व्हाट्सएप है इंस्टाग्राम है एक्चुअली ये ओरिजिनली फेसबुक का नहीं था, इसको नए इनोवेटर्स ने इनोवेट किया था इस प्लेटफॉर्म को। लेकिन फेसबुक को लगा चूंकि ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो फेसबुक को लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में ये जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी ज़्यादा राइज हो जाए और हमारी प्रोफिटेबिलिटी पर दिक्कत हो और हम कहीं ना कहीं इनसे पीछे हो जाए। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया इन कंपनीज को और उसके बाद इन सर्विसेज को या फिर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने हाथों में ले लिया। तो आप समझो कि किस प्रकार से बड़ी कंपनीज होती हैं, वो नए नए इनोवेशंस अगर होती भी है तो भी उसे कैप्चर करने का प्रयास करती है। तो ये मैंने दो कॉन्टेक्स्ट आपको बताया, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो इतना ही नहीं, इससे क्या होता है कि एक्सट्रीम एसेट एंड इनकम इनइक्वलिटी बढ़ती है। यानी कि कुछ कंपनीज हैं जो काफ़ी ज़्यादा एसेट एक्वायर कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि उसमें जो एसोसिएटेड पर्सन्स होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे, काफ़ी ज़्यादा इनकम अर्न करेंगे। लेकिन बाकी का क्या, बाकी कहाँ जाएंगे, बाकी की इनकम स्थिति क्या बनेगी? तो जाहिर सी बात है बाकी पर्सन्स जो कहीं ना कहीं टॉप लेवल पर नहीं पहुंच पाए, तो वहां पर आपका इनकम इनइक्वलिटी हमें देखने को मिलेगा। और इनकम इनइक्वलिटी होगा तो क्या होगा, आपका कुछ सेक्शंस ऑफ द पीपल काफ़ी ज़्यादा राइज करेंगे, इकोनॉमी में ग्रो करेंगे, है ना, उनका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है इम्प्रूव होगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन या पीपल वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनके जो फैमिलीज हैं वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। तो इसका मल्टीपल इफेक्ट या डायमेंशंस हमें देखने को मिलता है। तो वही राइटर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्सट्रीम एसेट एंड इनइक्वलिटी को जन्म देता है ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ बिग इंडस्ट्री, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये जो बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं दे ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी लाइक कैप्चरिंग द मीडिया इन देयर कंट्रोल, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग हैं, है ना, वही बेसिकली डिसीजन मेकर होते हैं, वो बेसिकली वोट देकर जनता को चुनते हैं, है ना। दे हैव द राइट टू वोट। जैसे आप और हम, इफ़ वी आर मोर देन 18 तो हम एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। लेकिन बड़े बड़े बिजनेसेस कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी है, जैसे मीडिया जो आप कहते हो, न्यूज चैनल सब हो गए, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं कि जो समाज में चल रही घटनाएं हैं उसका निष्पक्ष तरीके से आकलन करते हैं और आपको समाचार प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप समझो कि मीडिया जब इन बिग बिजनेसेस के प्रभाव में आ जाए तो जो ये बिग बिजनेसेस कहेंगे वही तो मीडिया को करना पड़ेगा, है ना। तो मीडिया जो है या आपका न्यूज चैनल जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बन जाएगा रेदर देन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये बात यहाँ पर निकल कर आती है। तो फिर राइटर कहते हैं कि क्या मार्केट इन राइजिंग कंसंट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? तो बेसिकली राइटर कहते हैं कि नहीं, जो आपका मार्केट है वो कहीं ना कहीं राइजिंग कंसंट्रेशन को रोकने में असक्षम है। क्यों असक्षम है? बिकॉज इनके पास एसेट इतनी ज़्यादा है और समाज में इनकम इनइक्वलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है
इसीलिए इनके पास पावर भी आ जाते हैं और ये बेसिकली जो मार्केट है उनको अपने फेवर में कर लेते हैं। तो मार्केट जो है इनके अनुसार चलती है ना। तो क्या सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे आपका रेगुलेटिंग द मार्केट। एक तो ये है कि मार्केट को हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है, जहां पर आपका फ्री कंपटीशन प्रमोट हो सके और इनोवेशंस को भी जगह मिले। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकली प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ डोमिनेंट बिजनेस, यानी कि जैसे एक ही बड़ी बिजनेस है, अब पता चला वो मीडिया सेक्टर में आ रहा है, वो टेलीकॉम सेक्टर में आ रहा है, वो आपका फूड इंडस्ट्री में आ रहा है, वो आपका रिटेल इंडस्ट्री में आ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, जब ये बड़ी इंडस्ट्रीज इन सब सेक्टर में आ जाएंगी तो इनोवेशन का तो आगमन ही नहीं हो सकेगा, बिकॉज कोई नई कंपनी जो लेट से कि आपका फूड सेक्टर में आने का प्रयास कर रही है, लेकिन ऑलरेडी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो फूड सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है वो प्रमोट नहीं हो सकेगी और जो नई इंडस्ट्रीज है वो फ्लरिश नहीं हो सकेगी। दैट्स वाई राइटर कह रहे हैं कि इनको डिफरेंट सेक्टर्स में डोमिनेट होने से रोकना चाहिए। फिजिकली प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ डोमिनेट बिजनेस इनटू वेरियस सेक्टर्स, ठीक है। एंड राइटर फिर एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, उनका कहना है कि जो लोकतंत्र है ना, जो डेमोक्रेसी है, जो पीपल के फेथ पर आधारित है, जहां पर हर एक व्यक्ति के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है वोट देने का, है ना। तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्राइवेट कैपिटल एंड बिग बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट, वो वाइड होना चाहिए, वो नैरो नहीं होना चाहिए। यानी कि जो डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू वो वाइड होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे पर ज़्यादा डोमिनेट ना हो सके। अदरवाइज आप समझो, अगर गवर्नमेंट पर बिजनेसेस ज़्यादा हावी होने लगेंगे तो स्टेट जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकेगा इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, इन द बिजनेस सेक्टर। तो ऐसे में कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं बन पाएगा। ऐसे में जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं या फिर छोटे बिजनेसमैन हैं वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो आपका गवर्नमेंट है वो भी बड़ी बिजनेसेस के प्रभाव में रहेंगे। तो इसीलिए देयर शुड बी डिस्टेंस बिटवीन प्राइवेट कैपिटल एंड बिग बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड इससे क्या होता है, अगर डिस्टेंस बनी रहती है तो इससे आपका मोनोपोली को हम कर्व कर सकते हैं और हम एक कंपटीशन वाला माहौल प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन वही राइटर कह रहे हैं कि ओवर द ईयर्स ये जो आपका डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू वो नैरो हुई है, वो कम हुई है। पहले काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस रहती थी, डिस्टेंस रहती थी, लेकिन अब जो है नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है। यानी कि सिंपल भाषा में कहो कि इंडस्ट्रीज़ का प्रभाव, टॉप बिजनेसेस का प्रभाव ये गवर्नमेंट पर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। होना चाहिए कि स्टेट जो है वो बेसिकली इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करे, न कि इंडस्ट्रीज जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करे। तो ओवर द ईयर्स डिस्टेंस बिटवीन देम हैज़ बीन नैरो डाउन एंड ऐसा लगता है कि जो स्टेट है वो अब बिग बिजनेसेस को प्रमोट कर रही हैं रादर देन रेगुलेट। तो बेसिकली गवर्नमेंट का काम होना चाहिए रेगुलेशन करना, न कि कुछ गिने चुने इंडस्ट्रीज को, बिग बिजनेसेस को प्रमोट करना। तो ये बात राइटर कह रहे हैं। तो आखिरकार फिर राइटर समझाते हैं कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है, गवर्नमेंट क्यों प्रमोट करती है। तो उसके 3 कारण राइटर बोलते हैं। पहली बात तो ये कि प्रमोशन ऑफ न्यू लिबरलिज्म, ये जो धारणा है वो ज़्यादा प्रचलित हुई भारत में। और न्यू लिबरलिज्म का मतलब ये हुआ कि भाई साहब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना उसको रेगुलेट ना करो बल्कि फैसिलिटेट करो, क्योंकि अगर फैसिलिटेट करेंगे तो ये जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगी और ज़्यादा प्रोडक्शन लेकर आएंगी, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगा, हमारी डिमांड फुलफिल होगी। तो
गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्हें फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया, जैसे टैक्स इंसेंटिव्स देना, सब्सिडीज देना, है ना, बैंक में लोन लेने जाओ तो लोन आसानी से मिल जाना, ये सब कुछ चीज़ें। लेकिन वही है कि अगर कोई छोटा उद्योग बैंक में लोन लेने जाए तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपका दूसरा फैक्टर है प्रोटेक्टिंग द बिग कॉरपोरेशंस अगेंस्ट एमएनसी। ये फिलोसफी भी चली थी कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जो मोर देन वन कंट्री में ऑपरेट करती है। तो जब ये एमएनसीज हमारे देश में 1991 के बाद आने लगी तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई साहब ऐसे में ये जो एमएनसीज है वो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को तो ख़त्म ही कर देंगी, इसलिए इनको प्रोटेक्शन दो। तो फिर इनको प्रोटेक्शन देना शुरू हुआ, बहुत सारी सुविधाएं दी गई, है ना, डिप्लोमेटिक लेवल पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन किया गया टुवर्ड्स देयर फेवर, एज वेल एज जो पब्लिक रिसोर्सेज थी लाइक मनी, वो सब इनके फेवर में थी। इन द सेंस जैसे मैंने आपको बोला बैंक लोन सब लेना इनके लिए आसान था, ठीक है। तो ये दूसरा फैक्टर राइटर ने बोला। तीसरा है आपका मनी फैक्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप समझ लो। तो जब मनी फैक्टर की बात करते हैं तो देखो, जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनको पैसे की ज़रूरत होती है ना, फॉर विनिंग द इलेक्शन। जैसे आपका कैंपेन चलाना हो, है ना, उसके बाद आपका एक्सपेंडिचर करना हो जो वोटर्स हैं उनको प्रभावित करने के लिए, या फिर जो आपको फ्री में वस्तुएं बांटी जाती है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी, आपने सुना भी होगा। तो इन सब के लिए पैसे आएंगे कहाँ से? तो ये सब पैसे आते हैं जब ये जो आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं इनको पैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में मनी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आपने देखा हो कुछ रिसेंट रिपोर्ट जो आए हैं उसमें ये बताया गया है कि जो मनी का इन्फ्लुएंस है इन द पॉलिटिक्स वो काफ़ी बढ़ा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ी है पॉलिटिकल पार्टीज की इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये कहीं ना कहीं कम नहीं हो पाया है। और इतना ही नहीं, बल्कि नए नए मेथड्स डेवलप कर लिए गए हैं फॉर गेटिंग फंड टू दीज पॉलिटिकल पार्टीज। और उसमें राइटर एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिस्टम आया है, इसमें जो कॉरपोरेट डोनेशंस की बात कही गई है, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। तो ये सब भी एक फैक्टर है। एंड उसके बाद राइटर कंक्लूजन में कहते हैं कि जो आपका बात ये जो हमने कही आपको, ये बेसिकली दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए स्ट्रेटजी जहां पर इंडियन बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करने के नाम पर वो बेसिकली कुछ फ्यू बिजनेसेस को ही प्रमोट कर रहे हैं, एंड इन्हीं कुछ बिजनेसेस को फेवर किया जा रहा है स्टेट के द्वारा रैदर देन द ऑल बिजनेसेस, ठीक है। तो इसके कारण क्या निकल कर आता है, एक्सट्रीम कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर, एंड दैट विल अफेक्ट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री, दैट विल अफेक्ट आवर स्टेट ऑटोनॉमी ऑन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये राइटर ने कहा। तो ये मैंने पूरा आर्टिकल आप कंटेक्स्ट में डिस्कस करवाया। होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज इन क्लियर मैनर। सो लेट्स कम टू द पीपीटीज। तो आपको ही पता है, अब चीज़ें आपको आसान लगेगी। मैंने आपको बता दिया हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो क्रिटिसाइज किया था उससे एसोसिएटेड ये मुद्दा निकल कर आया था, ठीक है। तो ये बातें हैं। उसके बाद वही है कि राइटर इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या इंडिया की जो बड़ी बिजनेसेस है वो थ्राइव कर रही है या नहीं। तो राइटर ने बोला कि नहीं, सारी बिजनेसेस तो थ्राइव नहीं कर रही हैं। एक रिपोर्ट की चर्चा मैंने आपको की, ठीक है, तो मैंने आपको इस पीपीटी में ऐड कर दिया है। उसके बाद राइटर कहते हैं कि किस प्रकार से आपका जो बड़ी बड़ी इन कंपनीज का जो ग्रोथ है वो स्टेट को प्रभावित कर रही हैं। तो एक तो ये कि रैपिड राइज इन द इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन, एंड वो मार्केट पावर का इस्तेमाल करती है टू डिस्टर्ब द कंपटीशन, एंड
कैसे? तो कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट को मैनिपुलेट करके, ठीक है, ये बात है। तो वही सब हमने आपको बताया, और इस प्रकार से आपका इनकम इनइक्वलिटी, एसेट इनइक्वलिटी बढ़ रही है, एंड वो भी एक फैक्टर है कि किस प्रकार से मार्केट इन्हीं को फेवर करते हैं। उसके बाद ये भी है कि जो आपका डेमोक्रेसी है, देयर शुड बी ए डिस्टेंस बिटवीन द बिग बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट, अदरवाइज स्टेट की जो ऑटोनॉमी है वो प्रभावित हो जाती है, ठीक है। और ये जो आपका डिस्टेंस है उसको हासिल करने में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी बड़ी बैटल लड़ी है फ्रॉम द पास्ट, लेकिन अब जो है ये डिस्टेंस नैरो डाउन होते जा रहा है, ठीक है। तो ये बातें निकल कर आती है। तो आप देख सकते हो ओवर द ईयर्स द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेट एंड द प्राइवेट कैपिटल हैज़ बीन नैरोड ह्यूज लीडिंग टू द करेंट सिचुएशन, एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस द स्टेट प्रमोट द बिग बिजनेसेस रैदर रेगुलेट और कर्व द बिग बिजनेसेस, ठीक है। तो ये सब बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, चीज़ें आसान होगी। फिर हमने आपको 3 कारण बताए कि आखिरकार ये जो डिस्टेंस है ये क्यों नैरो डाउन हो रही है। तो पहली बात तो न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसी को जो हमने एक्सेप्ट किया सिंस 1991, उसके बाद आपका एग्जाम्पल दिया जाता है कि टेलीकम्युनिकेशन एंड सिविल एविएशन सेक्टर में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से अब जो है इन सेक्टर में भी कंसंट्रेशन हो गया है कुछ बिजनेसेस का। तो नए प्लेयर्स अब आ नहीं रहे हैं, जो पहले नए प्लेयर्स थे वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। ये सब बातें हैं। उसके बाद आप देख सकते हो सेकेंड कारण जो बोला गया कि जो फिलॉसफी थी, जो विचारधारा थी कि स्टेट को हेल्प करना चाहिए डोमेस्टिक बिजनेसेस को अगेंस्ट द ग्लोबल कंपिटिटर्स यानी कि एमएनसीज। तो उस हिसाब से पॉलिसी, डिप्लोमेसी, पब्लिक रिसोर्सेस अलाइन हुई टू हेल्प दीज बिग कंपनीज, एंड इसने भी कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में कंट्रीब्यूट किया। ये सब बातें हैं। तीसरा मैंने आपको बता दिया मनी फैक्टर, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी नीड्स मनी टू मैनेज इलेक्शंस एंड विन इलेक्टोरल सपोर्ट, ठीक है। तो पैसे चाहिए, तो इंडस्ट्रीज जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो इनको पैसे प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, ठीक है। ये आपको कंक्लूजन मैंने बताया कि जो भी आपकी 3 फैक्टर्स मैंने गिनवाई है ना, पॉलिसी ऑफ न्यू लिबरलिज्म, या फिर आपका मनी फैक्टर, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ दिस बिग इंडस्ट्रीज, दैट अल्टीमेटली कल्मिनेटेड इनटू ए स्ट्रेटजी जहाँ पर हम इंडियन बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करने के नाम पर और इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट कुछ ही बड़ी बिजनेसेस ग्रो हो रही है और स्टेट के द्वारा फेवर की जा रही है। यानी कि यूँ कहो कि जो भी आपके कुटीर उद्योग है, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज है, इनफॉर्मल सेक्टर में जो आपके इंडस्ट्रीज है उन सब पर ध्यान उतनी मजबूती से नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो हमने फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड आर्टिकल दैट डील्स विद द इंडिया फ्रांस रिलेशंस। तो बेसिकली कंटेक्स्ट क्या है, तो अभी कुछ ही दिन पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो फ्रांस की यात्रा पर गए थे, एंड अल्टीमेटली जो हमारे इंडिया फ्रांस रिलेशन का 25 इयर्स हो चुका है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, यानी कि दोनों देश के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज से ठीक 25 साल पहले हुई थी। तो इसी बीच नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स एंड डिफेंस डील्स हुई है। आपको भी पता है फ्रांस इज वन ऑफ आवर डिफेंस पार्टनर, जहाँ पर या फिर जहाँ से हम डिफेंस प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। जैसे आपका जो राफाल है ना, राफाल फाइटर जेट, वहाँ से हम क्या करते हैं, उन्हें इंपोर्ट करते हैं। या फिर सबमरीन्स आपने सुना होगा, वो भी फ्रांस की मदद से बनाई गई भारत में। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिफेंस के सेक्टर में इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करती है। तो सब थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जब प्राइम मिनिस्टर विजिट किए वहाँ पर तो उनको इनवाइट किया गया टू बी द चीफ गेस्ट एट द बेस्टाइल डे पैरेड, एंड वहाँ पर यानी कि इस पैरेड में इंडियन ट्राई सर्विसेज पार्टिसिपेशन हुआ, ठीक है। जैसे इंडियन एयर फोर्सेस, इंडियन नेवल फोर्सेस, सबका पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला,
तो ये बातें हैं। तो ये सब क्या दिखाता है कि जो इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा डीपेंड हो रहा है बढ़ते समय के साथ। तो ये आपका मैंने बताया जीएस पेपर 2 के अंतर्गत बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स के अंतर्गत कवर करेगा। एक्चुअली क्या है ना कि पेज जो है थोड़ा सा इधर हो गया था। हाँ, तो अब चीज़ें हो गई, मैंने आपको कंटेक्स्ट पहले नहीं बताया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यही आपका कंटेक्स्ट है, उसी के रिगार्डिंग हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स जो हुए, जो आपको ध्यान रखना है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इंडिया फ्रांस पर कोई क्वेश्चन आता है तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। जैसे आपका एक जो महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हुआ वो है आपका होराइजन 2047। और जो होराइजन 2047 है ये बेसिकली स्ट्रेटजिक रोड मैप है फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, यानी कि आने वाले 25 सालों में हम मिलकर क्या करने वाले हैं, किन सेक्टर में कॉपरेट करने वाले हैं, उस पर ये सहमति बनी। जैसे आपका डिफेंस सेक्टर पर कॉपरेशन किया जाएगा, स्पेस सेक्टर में, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन ट्रांजिशन। ग्रीन ट्रांजिशन यानी कि हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जाए, क्लीन एनर्जी की तरफ जाए। ठीक है, एज वेल एज एजुकेशन के फील्ड में, पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ाने के फील्ड में। तो इन सब मुद्दे पर आपका ये होराइजन 2047 बात करता है। एक और रोड मैप रिलीज किया गया कि किस प्रकार से इंडो पैसिफिक रीजन में कॉपरेशंस को और बढ़ाया जाए। अब देखो, जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है आज के समय में। रशिया या फिर यूएसए या फिर आपका फ्रांस, इंडिया तो है ही, ये सब कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। और वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कि जो आपका क्वाड है जिसमें आपके 4 देश शामिल है, तो ये जो आपका क्वाड है ये भी आपका इंडो पैसिफिक में जो चाइना का डोमिनेंस है उसको कर्व करने के लिए कह सकते हो कि बनाया गया था, ताकि जो आपका इंडो पैसिफिक हो वो आपका फ्री हो, नेविगेबल हो, ओपन हो टू ऑल। तो ये बातें हो गई। तो फ्रांस भी जो है इंडो पैसिफिक रीजन में कॉपरेट करने की बात करता है, जिसमें आपका मिलिट्री एंड नेवल एक्सचेंजेस एंड ऑल्सो ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड को भी क्रिएट किया जाएगा टू हेल्प दिस कंट्री इन द रीजन। उसके बाद 24 मोर राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का भी प्लान है एंड स्कॉर्पियन सबमरीन्स को भी खरीदा जाएगा फॉर द इंडियन नेवी। एंड इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर इंजन्स भी बनाए जाएंगे, उसके लिए भी एग्रीमेंट हुआ है। तो वही बात निकल कर आती है, अगर हम थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव को देखें तो इंडिया और फ्रांस का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है इट इज़ एक्चुअली बिल्ड ऑन ए रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि भारत भी फ्रांस के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करता है और ना ही फ्रांस भारत के इंटरनल मैटर या फिर भारत की जो फॉरेन पॉलिसी के चॉइसेस है कि वो किस डिसीजन को लेती है, तो इन सब में फ्रांस भी इंटरफेयर नहीं करता है। दैट द बेस फॉर द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया, क्योंकि अगर इंटरफेरेंस होगी तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप मजबूत नहीं रह पाएगी एंड फिर कॉपरेशन अच्छे से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो वही बात है। और उसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं कि किस प्रकार से जो इंडिया और फ्रांस की रिलेशनशिप है वो काफ़ी पहले से डीपर है। जैसे फॉर एग्जांपल 1974 और 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो बहुत सारे देश इंक्लूडिंग अमेरिका इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बात कही थी, है ना, लेकिन फ्रांस ने बेसिकली सैंक्शन लगाने से मना कर दिया। एंड इतना ही नहीं, जब भारत पर सैंक्शन लगी तो यूरेनियम सप्लाई पर रेस्ट्रिक्शंस हो गया, तो भारत की जो न्यूक्लियर प्लांट है खासकर तारापुर रिएक्टर, उनको तो भाई साहब यूरेनियम की ज़रूरत है, बट वो जब नहीं मिल पा रही थी तो फ्रांस ने मदद किया यूरेनियम सप्लाई प्रोवाइड करके। ठीक है, तो यही सब बात राइटर एक्चुअली कह रहे हैं। तो अल्टीमेटली
जो रिलेशनशिप है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इज बेसिकली वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर मेजर पार्टनरशिप जो इंडिया ने कर रखा है अक्रॉस वेरियस कंट्री, जो बढ़ते मजबूती को दर्शाता है एंड स्ट्रेंथ को बताता है बिटवीन दिस दो कंट्रीज। तो ये बातें हो गई। तो ये हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा फ्लडिंग से रिलेटेड आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं जो आपका द हिंदू में ही आया है। तो बेसिकली अभी आप देख ही रहे हो कि फ्लड काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है डिफरेंट स्टेट्स को, खासकर नॉर्दर्न स्टेट्स को, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। नाउ दिल्ली में भी फ्लडिंग के सिचुएशन बन रहे थे। तो आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दीज आर बेसिकली डिजास्टर, तो ये तो आएंगे ही आएंगे। तो इसके सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है बेसिकली कि स्टेट जो है उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा टू इवॉल्व ए ज्वाइंट स्ट्रेटजी टू कम्बेट फ्लड। जैसे एग्जांपल देते हैं कि अभी जो दिल्ली में फ्लड होने की बात चल रही थी, तो वो पानी आ कहाँ से रही है? वो पानी बेसिकली आपका यमुना में जब ओवरफ्लोइंग हो रही है वहाँ से आ रही है। लेकिन यमुना में ओवरफ्लोइंग हो रही है तो उसका सोर्स रीजन कहाँ है? उसका सोर्स रीजन है आपका यमुनोत्री, जो कि आपका उत्तराखंड। तो वहाँ से बेसिकली रिवर फ्लो कर रही है, हरियाणा में इंटर कर रही है, फिर वो दिल्ली में इंटर कर रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सब जो स्टेट्स हैं उन सब को एक साथ आना पड़ेगा और ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा टू कम्बेट द फ्लड्स ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है कोऑर्डिनेशन का मतलब। और ये जो फ्लडिंग आप देख रहे हो, ये एक्चुअली इट इज़ एन कल्मिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस जो इंडिया के बड़ी बड़ी सिटीज़ की है। इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस में आप समझ सकते हो कि जो आपके ड्रेनेज सिस्टम है वो सही नहीं है, पानी चोक हो जाती है, पास नहीं कर पाती है, तो जिसके कारण सीवेज में ओवरफ्लो होने लगता है और वो बेसिकली पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड पर कवर अप हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इतना ही नहीं, एक्सेसिव रेनफॉल के कारण लैंडस्लिप, लैंडस्लाइड, ये सब भी चीज़ें हो रही हैं दैट लीड्स टू द थ्रेट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एंड दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपने देखा होगा कि फ्लडिंग न के बराबर आती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं दिल्ली को भी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट ने नहीं छोड़ा। एक्सेसिव रेनफॉल होने के कारण, वाटर फ्लो होने के कारण दिल्ली में भी फ्लडिंग के चांसेस बन गए। तो राइटर वही कह रहे हैं कि दिल्ली अपने आप को सुरक्षित न समझे, है ना। जैसे मुंबई में आपका फ्लडिंग होता है, पटना में फ्लडिंग होता है, या फिर अदर मेजर सिटीज़ में फ्लडिंग होता है, बेंगलोर में फ्लडिंग होता है, दिल्ली में नहीं होता था। लेकिन इस क्लाइमेट चेंज के कारण दिल्ली में भी फ्लडिंग के चांसेस आने वाले समय बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है दिल्ली को भी अब स्ट्रेंथ होना पड़ेगा ताकि भविष्य में अगर फ्लडिंग जैसी सिचुएशन बनती है तो वो कर्व कर सके, ठीक है। तो ये बात है। तो आप देख सकते हो इट इज़ द इनंडेशन ऑफ दिल्ली, ए सिटी दैट नॉट एक्चुअली एसोसिएटेड विद द रेन्स, बट अब ये भी डिजास्टर के चपेट में आ सकती है। तो ये बात है। तो दिल्ली के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, मात्र उसको बेसिकली रेस्ट्रिक्ट करवाया जाता था कि यमुना के जो फ्लड प्लेन है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो, लेकिन सिर्फ यही करने से अब नहीं होगा। अब जो है प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा डीसिल्टिंग ऑफ द ड्रेन्स, यानी कि जो ड्रेन्स है उसमें जो आपके सिल्टेशन हो जाती है ना, कंकर पत्थर जमा हो जाते हैं जिसके कारण वाटर फ्लो नहीं हो पाता है। तो मानसून के समय यही आपका फ्लडिंग का कारण बनता है। और इतना ही नहीं, जो लार्ज स्केल कंक्रीटाइजेशन ऑफ सिटी हो रही है। कंक्रीटाइजेशन का मतलब क्या, कि जो आपके सॉइल है ना, अब क्या है कि अब रोड की ज़रूरत है तो इस पर हमने रोड बना दिया। तो अब क्या है कि रेनफॉल होगा तो पानी जो है वो आपका ग्राउंड वाटर के रूप में स्विप करेगा नहीं, अल्टीमेटली वो क्या होगा, रोड के आसपास से ही फ्लो करेगा, तो अंदर जाने की जगह नहीं बची। तो इसके कारण क्या होता है कि अगर ड्रेन में भी प्रॉब्लम चल रही है, सेवरेज सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही है, तो वाटर एक्यूमुलेट होने लगेगा और दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द फ्लडिंग, ठीक है। ये सब बातें। और ये जो ड्रेन चोक होता है उसका कारण एक ये भी है कि जो आपका
माइनिंग होते हैं अपर रिपेरियन स्टेट में, जैसे आपका हरियाणा सब का जो आपका यमुना फ्लैट प्लेन है वहाँ सब माइनिंग होती है सैंड सब की, तो उसके कारण इरोजन होता है और वो जो आपके सेडिमेंट से सिल्ट है वो आपका लोअर रिपेरियन स्टेट में जाके जमा हो जाते हैं, ड्रेन्स में जमा हो जाते हैं, दैट लीड्स टू चोकिंग एंड दैट लीड्स टू फ्लडिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो इन सब को ठीक करने की बात कही गई है। तो भविष्य में इस प्रकार के इंस्टेंसेस और आ सकते हैं, तो दिल्ली को अपने आप को इम्यून नहीं समझना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है एंड आने वाले समय में पॉपुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स वो भी बढ़ेंगी, तो इस हिसाब से उनको फ्लडिंग के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन एक राइटर बोलते हैं ज्वाइंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू टैकल एयर पोल्यूशन। जिस प्रकार से आपने ज्वाइंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी लेकर आया एयर पोल्यूशन को टैकल करने का, जैसे आप देखते हो है ना, जैसे दिल्ली है उसके आसपास के जो स्टेट है, हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, तो वहाँ पर तीनों स्टेट्स की एक प्रकार से कोलैबोरेशन है कि पॉल्यूशन को आसपास के स्टेट्स से होने से रोकना है। उसी प्रकार से आपको ज्वाइंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी लाना पड़ेगा टू कंट्रोल द फ्यूचर फ्लड्स, ठीक है। तो ये बेसिकली राइटर सजेस्ट कर रहा है। तो होप मैंने आपको ये 3 आर्टिकल्स डिटेल से समझा दिए हैं, आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। फ्रेंड्स आज के लिए थैंक यू वेरी मच।